इसमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ये वो एक्सेप्शन होते हैं जो कि अलग अलग यूजर के यूज करने पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वोटर वाली सिचुएशन हुई कि वोटिंग वाली सिचुएशन में अगर कोई लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज का बंदा आता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसे वोट डालने की परमिशन नहीं मिलना चाहिए। तो उस केस में एक अलग एक्सेप्शन आएगा, वो एक सिचुएशन अलग बन गई। अब कोई बंदा अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाता है तो वो भी माइनर है, ठीक। तो उस केस में माइनर है तो उसकी एज 18 से लेस होने पर उसे भी ड्राइविंग लाइसेंस अलॉट नहीं होना चाहिए। एक ये कंडीशन हो सकती है। अब कोई यूजर है, उससे उसकी आईडी पूछी गई है, वो आईडी माइनस में एंटर कर रहा है, तो ये भी एक अलग टाइप का एक्सेप्शन हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ यूजर सिस्टम को यूज करेंगे उन सब के हिसाब से अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो ये कि हम किस पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर आपका प्रोग्राम वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर है तब आपको उसमें इन्हीं चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे नंबर वन कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वोट ना डाल सके। पॉसिबिलिटी नंबर टू, एक व्यक्ति दोबारा वोटिंग ना कर सके। इस तरीके से ये कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट हम इन्हें लगाएंगे तो वही कहलाएंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक। तो ये तब हिट होंगे जब इनके द्वारा बताई गई कंडीशंस को कोई यूजर वायोलेट करने की कोशिश करेगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति दोबारा वोट डालने आए तब उसको वोट डालने की परमिशन नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ एक एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट के थ्रू एक मैसेज जनरेट होना चाहिए कि यू आर ऑलरेडी वोटेड, so you are already voted, so we will not allow you to vote again. And second possibility, if the user is having the age of below 18, so you are not above 18, so you are not allowed to vote. इस तरीके के कुछ यूजर फ्रेंडली एरर मैसेजेस आने चाहिए जिनके थ्रू यूजर को पता चले कि वो कहाँ गलती कर रहा है, ताकि वो अपनी उस गलती में सुधार कार्य कर सके और परफेक्ट इनपुट सिस्टम को सप्लाई कर सके, ठीक। तो ये होते हैं आपकी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब पहली बात, इनको डिक्लेरेशन, इनको कैसे रेज किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, दैट इज अनदर थिंग। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को डिक्लेरेशन और रेज, उसको रेज करना बिल्कुल एक्सप्लिसिटली होना चाहिए कि जैसे आपने उसको डिक्लेयर किया और बाद में आपको उसके आगे एक रेज स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी हो जाता है। दो तरीके से हम एक्सेप्शंस को, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को एक्सप्लिसिटली रेज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेज स्टेटमेंट, RAISE। By using this statement, we can explicitly raise the user-defined exception, or as an alternative, we can use one predefined procedure which is DBMS underscore standard dot raise underscore application underscore error. By using these two methods, we can raise the user-defined exception explicitly. Now, the question is how we can declare an exception. So here is the statement. You just need to write declare and then you need to write the name of the exception. What do you need to write? The name of the exception, which is stated here as my exception, and this exception keyword is compulsory. ये exception keyword जो होगा ये compulsory होगा। अब इसके बाद ये जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं अगला, इस प्रोग्राम में कस्टमर आईडी के लिए डिमांड की जाएगी कि यूजर को ही एंटर करना है, ठीक। हम पहले से प्रोग्राम में प्रीफिक्स इसको नहीं देंगे, स्टैटिक वैल्यू नहीं देंगे, यूजर को ही आईडी एंटर करना है और उसी आईडी के बेस पर ये पता चलेगा कि ये वैलिड आईडी है या इनवैलिड आईडी है। अगर इनवैलिड आईडी आती है तो जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो यूजर डिफाइंड ही होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर किसी भी प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन का इस्तेमाल इस प्रोग्राम में नहीं करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल इंजन को। सबसे पहले हम इसे इनलार्ज करेंगे।
इलाज करने के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। नाउ हमारे इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है उसे फिर से एक बार हम समझ लें कि दिस प्रोग्राम विल आस्क फॉर अ कस्टमर आईडी। So whenever the user will enter an invalid ID, how you can understand the invalid ID? So such as if the customer is providing the ID which is not existing in the database table, अगर कस्टमर कोई ऐसी आईडी एंटर करता है जो कि डेटाबेस टेबल में है ही नहीं, तब की केस में एक एक्सेप्शन आ सकता है। और दूसरी सिचुएशन, अगर कस्टमर आईडी को माइनस में, नेगेटिव में एंटर करने लगे, जो कि कभी होती ही नहीं है डेटाबेस टेबल में, कोई भी आईडी नेगेटिव में नहीं होती है, तो इन दोनों केसेस के लिए हम इसमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल करके रखेंगे। ठीक, एक हुई कि माइनस आईडी, माइनस वाली आईडी अगर यूजर डालता है उसके लिए एक एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट होगा, और एक अगर यूजर ऐसी आईडी डालता है जो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, एक उसके लिए होगा। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेयर स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट वी विल create a variable PID which will relate to the variable ID of the customer table. After this, we will create another variable whose name is C underscore name and which will relate to the name variable of the customer to table. Now, after name, we will declare another variable C address which will relate to the address field of the database table. Right? So now we are creating a exception over here. Ex invalid ID exception। देखिए, ये जो फिफ्थ लाइन पर ex अंडरस्कोर इनवैलिड अंडरस्कोर ID एक्सेप्शन लिखा है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ex का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड ID एक्सेप्शन, तो उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दे रहा हूँ, ex अंडरस्कोर इनवैलिड अंडरस्कोर ID एक्सेप्शन। ये ex इनवैलिड ID सिर्फ एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का नेम है। यहाँ तक डिक्लेरेशन पार्ट था। डिक्लेरेशन पार्ट खत्म, और मैंने सेट सर्वर आउटपुट ऑन नहीं किया है, तो एक बार मैं प्रोग्राम बना लूं। चलो नहीं बना, पहले मुझे सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना ही होगा, अदरवाइज डिक्लेरेशन, आईडी डिक्लेरेशन, नेम डिक्लेरेशन, एड्रेस डिक्लेरेशन अभी भी मैंने नहीं चलाया है। सेट सर्वर आउटपुट, now we are correct, and now we are ready for executing the program. So first of all, there will be the declare statement, then declaration of ID, declaration of customer name, declaration of customer address, declaration of exception. And now we will start writing the executable statement by writing the begin statement. So what is the condition? In which condition an ID can be invalid? किन किन परिस्थितियों में एक आईडी इनवैलिड हो सकती है, उसके लिए अब हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो देखिए, इफ सी अंडरस्कोर आईडी इज लेस देन और इक्वल टू 0, दोनों ही कंडीशन में आईडी इनवैलिड कहलाएगी, या तो वो माइनस में हो या फिर वो 0 में हो। देन raise x
invalid exception, sorry, raise x invalid id, ये वही एक्सेप्शन है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया था। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कस्टमर की आईडी 0 या 0 से लेस देन एंटर करता है तो ये जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हमने 5th लाइन में डिक्लेयर किया था वो रेज हो जाएगा, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। और एल्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है, हमने कहा कि हमने ऊपर 5th लाइन में इस एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया और यहाँ हमने उसे रेज किया, लेकिन अभी तक हमने इस एक्सेप्शन को डिफाइन नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, आप सिंटैक्स पर ध्यान दीजिए। डिक्लेरेशन वाले पार्ट में सिर्फ एक्सेप्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, बिगिन से लेके एक्सेप्शन कीवर्ड तक के बीच में एक्सेप्शन को रेज किया जाता है, और जैसे ही बिगिन के बाद एक्सेप्शन कीवर्ड आता है उसके बाद से एक्सेप्शन हैंडलिंग चालू होती है। मतलब जब हमारा पूरा एग्जीक्यूटिबल पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक लास्ट में कीवर्ड लिखेंगे एक्सेप्शन, और उसी की अगले लाइन से हम इस रेज एक्स इनवैलिड आईडी एक्सेप्शन को डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो एल्स, अगर वो आईडी सही एंटर गलत एंटर करता है तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस इनटू ईनेम एंड एड्रेस। अगर गलत आईडी डाली तब एक्सेप्शन रेज होगा, और सही डालेगी तो नेम और एड्रेस जो है टेबल से उठ के नेम आ जाएगा सी नेम में और एड्रेस आ जाएगा सी अंडरस्कोर एड्रेस में। कहाँ से, कस्टमर टू टेबल, वेयर आईडी will be C underscore ID, where ID will be C underscore, sorry, we have did one more mistake over here, we have to correct that. Terminating the program, we are creating this program, जो भी हमने अभी तक लिखा था उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था कि हमें यूजर से आईडी एंटर कराना है। यूजर से आईडी एंटर कराने के लिए हमने कोई स्टेटमेंट इसके अंदर डाला ही नहीं था, तो अब हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट डालेंगे। ये जो यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है, ये जो आईडी इधर इधर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो आईडी लिखा हुआ है, उसमें टाइप के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, एक एम्परसेंड और आईडी, ये ऐसा लिख देना है, तो वो यूजर से प्रॉम्प्ट करेगा कि कस्टमर की आईडी को आप एंटर कीजिए। बाकी सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सेकंड लाइन में डबल सी आएगा क्या एम्परसेंड के बाद? हाँ, वो डबल सी आया है, इसका कारण मैं अभी ओके सर। बताता हूँ आपको। एम्परसेंड सी और सी अंडरस्कोर आईडी है, एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए फिर मैं इस चीज को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। सारा डिक्लेरेशन हो चुका है, बिगिन स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लगाया है, गलत कंडीशन में एक्सेप्शन रेज होगा, सही कंडीशन में अगर वो आईडी मैच करेगी तो वो नेम और एड्रेस जो है वहां से डिस्प्ले हो जाएंगे। अब dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, तो उस केस में यहाँ पर
प्रिंट हो जाएगा नेम, नेम प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका एड्रेस। यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट हमारा खत्म। अब यहाँ से हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है। जितने भी एक्सेप्शन है वो लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 14 के बीच में ही आएंगे, क्योंकि ये सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं और इन्हीं में कुछ गलत होने पर एक्सेप्शन रेज हो सकता है। इसके लिए हम 16वीं लाइन से एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो व्हेन एक्स अंडरस्कोर इनवैलिड अंडरस्कोर आईडी, इसका मतलब ये है जब जब एक्स अंडरस्कोर इनवैलिड अंडरस्कोर आईडी एक्सेप्शन रेज होगा, तब उस केस में क्या करना है, उस केस में एक मैसेज प्रिंट करना है, आईडी मस्ट बी, यू कैन से ग्रेटर देन 0। एक इस टाइप का यूजर फ्रेंडली मैसेज जो है हम दे सकते हैं। अब एक तो ये संभावना बनी। अब एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यूजर कुछ डेटा ही ना, जो आईडी डाले उससे कुछ डेटा ही ना निकले। तो उसके लिए जो एक्सेप्शन होता है वो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन आपको पता है, व्हेन नो डेटा फाउंड। तो नो कस्टमर फाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर पुटअप कर दिया जाएगा। और इनके अलावा और कोई भी एक्सेप्शन आते हैं तो उस केस में सिंपल सा मैसेज देयर इज एन एरर, यहाँ पर कर देंगे एंड। अब देखो सौम्या, बेटा माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, अब आपके क्वेश्चन का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा, क्योंकि ये ही इसके लिए आइडियल सिचुएशन है। आपको ये कंफ्यूजन हुआ और बहुतों को भी ये कंफ्यूजन हुआ, लेकिन पूछा किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि लाइन नंबर 2 में सबसे लास्ट में सेमीकोलन के पहले एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है इक्वल टू के बाद एम्परसेंड CCID। तो देखिए हियर ये जो CC है ना, ये एक्चुअल में हमको हर बार यूज करना पड़ता है। डबल CC ही लगता है वहां पर एम्परसेंड के साथ में, डबल CC लगेगा और अंडरस्कोर आईडी। तो ये जो आईडी CCID वो मांग रहा है ना, आप चाहे ना तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने CCID इसलिए लगाया है क्योंकि वो मिसमैच ना हो, क्योंकि यहाँ भी CID और यहाँ भी CID होगा तो वहां पर एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर डबल CCID लगा दिया। हालांकि आप CID भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती नहीं। ठीक, तो उसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं एम्परसेंड C एंड C अंडरस्कोर आईडी। लेकिन अगर आप इसको एम्परसेंड डबल C अंडरस्कोर आईडी पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ यूजर से वैल्यू प्रॉम्प्ट करने के लिए ये एक टेम्परेरी स्टोरेज पॉइंट है। ये एम्परसेंड CC अंडरस्कोर आईडी ये कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, आप यहाँ पर देखिए ना 11 नंबर लाइन पे मैंने क्या लिखा है, आईडी इज इक्वल टू CID। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब 2 नंबर पॉइंट पे जहाँ ये हमसे बोलेगा एंटर वैल्यू ऑफ CCID, जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो ये सीधी वैल्यू पहुंच जाएगी इस C अंडरस्कोर आईडी के अंदर। इसलिए हम यहाँ कुछ भी लिख दें तो वैल्यू जाना इसके अंदर ही है। ठीक, मैंने CCID लिखा ताकि ये दोनों एक जैसे दिखाई ना दे। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो कस्टमर क्यू टेबल है हमारी, उसमें केवल 3 रिकॉर्ड हैं। नंबर रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड की आईडी है 1, दूसरे रिकॉर्ड की आईडी है 2, तीसरे की है 3। तो अगर हम 3 आईडी एंटर करते हैं तो ठीक, उसने क्या किया, क्या आपको बता दिया कि इसका नेम है तलासाद और एड्रेस है BMC सागर, राइट।
अब लेकिन हमें तो देना है, हमें तो जनरेट कराना है एक्सेप्शन, तो इससे थोड़ी हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य कब पूरा होगा, जब कोई एक्सेप्शन यहाँ पर आए। तो उसके लिए हम फिर सेपरेटली इस प्रोग्राम को एक बार री एग्जीक्यूट करेंगे, फिर सेपरेटली इस प्रोग्राम को एक बार री एग्जीक्यूट करेंगे और एक्सेप्शन को रेज कराने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई एक्सेप्शन आ सकता है। तो 1, 2 और 3 आईडी हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आईडी नंबर 4। तो क्या कह रहा है यहाँ पर वो, नो कस्टमर फाउंड। मतलब यदि उसने नो कस्टमर फाउंड बोला है तो मतलब क्या आया यहाँ पर, नो डेटा फाउंड। अब मैं क्या करूंगा, उस एक्सेप्शन को रेज कराने की कोशिश करूंगा जो कि मैंने खुद से डिफाइन किया था इनवैलिड आईडी के लिए। तो हम क्या करेंगे, या तो 0 आईडी एंटर कर देंगे या फिर माइनस में आईडी एंटर कर देंगे। इन दोनों ही स्थिति में ये वाला एक्सेप्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। और नीचे हमारा एक्सेप्शन कीवर्ड के बाद लगा हुआ स्टेटमेंट जो कि dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन के ब्रैकेट के बीच में दिया हुआ है, वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अब हम क्या करते हैं, दे देते हैं -2। तो क्या आ रहा है, आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, हमने माइनस में दे दी। अब हम क्या करें, हम एक बार 0 भी डाल के देखते हैं कि वो दोनों कंडीशन पे खरा उतरता है या नहीं। तो डिक्लेयर तीनों कंडीशंस पर हमें चेक करके देखना है। हमने 0 एंटर कर दिया, आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हम अपने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के साथ में डील कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, PL/SQL के यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस जो होते हैं, एक बार हम सबसे पहले एक्सेप्शंस के स्टेटमेंट को देखें। ठीक, ये स्टेटमेंट है, मतलब सिंटैक्टिकल स्टेटमेंट है कि कैसे होना चाहिए। देखिए, डिक्लेयर कीवर्ड, इसके बाद हमें देना होता है एक्सेप्शन का नाम, जो भी यूजर डिफाइंड नाम हम देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद एक कीवर्ड होता है एक्सेप्शन, ये हमें लिखना जरूरी होगा। फिर इसके बाद बिगिन कीवर्ड, इसके साथ इफ कंडीशन यहाँ पर पुट अप की जाती हैं और अगर उस कंडीशन के बेस पर एक्सेप्शन को हमें रेज कराना पड़ता है बाय यूजिंग रेज स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे उस एक्सेप्शन का हम नाम लिख देते हैं, एंड इफ करते हैं। उसके बाद एक एक्सेप्शन लगता है कीवर्ड। ठीक, इस कीवर्ड के बाद आप ये जो एक्सेप्शन आपने यहाँ रेज किया था उसकी ये एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट को राइट करते हो और फिर आपका प्रोग्राम वहां पर खत्म हो जाता है। तो वही हमने किया है डिक्लेयर स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पर हम चाहते थे कि हम यूजर से आईडी एंटर कराएं, CID कस्टमर 2 डॉट ID परसेंटेज टाइप इक्वल टू डबल CID। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए जो कि सिस्टम से, जिन्हें हम जावा की भाषा में क्या बोलते थे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो ये सिर्फ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए ही है, इसका नाम जरूरी नहीं है कि इससे मिलता जुलता हो, हम कुछ भी दे सकते हैं। राइट, इसके बाद यहाँ पर नेम को डिक्लेयर करना, फिर उसके बाद एड्रेस को डिक्लेयर करना। तो उससे होगा क्या, CCID की जो वैल्यू को कस्टमर एंटर करेगा वो CID में आ जाएगी, नेम की वैल्यू नेम में और एड्रेस की वैल्यू एड्रेस में। हमने एक इनवैलिड वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा उसको होल्ड करने के लिए एक एक्सेप्शन बनाया, x_invalid_id। ठीक, उसके बाद बोला कि अगर कस्टमर 0 या उससे कम 0 या नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है आईडी में तो एक्स इनवैलिड आईडी रेज होना चाहिए। और अगर वो सही वैल्यू एंटर करता है मतलब एल्स कंडीशन में, तो नेम और एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पर एंड इफ करके एक्सेप्शन कीवर्ड लगाया और यहाँ से हमने अपने इस बनाए हुए एक्स इनवैलिड एक्सेप्शन को डिफाइन करना चालू किया। इसका मतलब अगर व्हेन, जब एक्स इनवैलिड एक्सेप्शन कॉल रेज होगा तो क्या मैसेज आना चाहिए, आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, और जब कोई ऐसी आईडी एंटर होगी जो कि टेबल में होगी ही नहीं, तब नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन रेज होगा और मैसेज क्या प्रिंट होगा, नो कस्टमर फाउंड। इन दोनों के अलावा और किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन आता है तो जो मैसेज प्रिंट होगा वो होगा देयर इज एन एरर। इस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल
PL/SQL में किया जाता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इतना ही था। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उस टॉपिक में हमें कितना काम करना है। तो किसी को कोई और डाउट हो तो यहाँ पर पूछ ले, अदरवाइज मैं उस मीटिंग को यहाँ पर